गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी स्थल के इस चैनल पर और अंग्रेजी की इन क्लासेस में, जिनमें आपको लगातार मटेरियल दिया जा रहा है, लगातार आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। जिस चैनल पर आपको जीएस की सारी क्लासेस लगातार आपको दी जा रही है, मैथ्स की सारी क्लासेस आपको लगातार दी जा रही है, हिंदी की क्लासेस आपको लगातार दी जा रही है, रीजनिंग की क्लासेस आपको लगातार दी जा रही है और अब इंग्लिश का ये सिलसिला यहाँ जारी है। मैंने आपको पिछले वक्त की कुछ चीजें आपको याद दिला दूं कि मैंने इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पोर्शंस को आपको कंप्लीट करा दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ जो पोर्शन है वो जो कंप्लीट हुए हैं हमारे, उनमें से नाउन एक है, उसके बाद में आपको प्रोनाउन करा दिया गया है, उसके बाद में एडजेक्टिव करा दिया गया है और अभी जो वर्तमान में जारी है वो वर्ब जारी है। वर्ब का एक छोटा सा रिकैप मैं कर लेता हूँ, एक छोटा सा एक रूप आपको बता देता हूँ कि वर्ब हम कहाँ तक लेकर के पहुंचे हैं और कितना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैं बताता हूं आपको, वर्ब जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो दो प्रकार की आपको वर्ब्स बताई गई थी। एक बताई गई थी आपको प्रिंसिपल वर्ब्स और एक बताई गई थी आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब में दो बताई गई थी, एक बताई गई थी ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक बताई गई थी इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑक्सिलरीज में हम लोगों ने चार चीजों को देखा। एक हमने बी या बी के सारे रूप देखे, एक हमने हैव या हैव के सारे रूप देखे, एक हमारा होता है डू या डू के सारे रूप और एक होता है मॉडल वर्ब्स। देखिए, मैंने आपको प्रिंसिपल वर्ब में जो ट्रांजिटिव वर्ब्स का कंसेप्ट है वो भी आपको करा दिया है और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कंसेप्ट होता है वो भी आपको करा दिया है। अगर आप पहली ही क्लास में इसमें आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू आप पीछे भी जाइए और पिछली वाली क्लासेस का अध्ययन कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, चीजें और बेहतर आपको लग सके और बेहतर से आपको समझ में आ सके। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ जब हम लोग चले थे तो मैंने आपको बी या बी के सारे रूप बताए, फिर मैंने आपको हैव या हैव के सारे रूप बताए और आज हम लोग जो लेकर के चलेंगे वो डू को लेकर के चलेंगे और डू के सारे जो वर्ड्स हैं, जो डू से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि डज हो सकता है या डिड हो सकता है, इन सभी को भी हम लोग आज ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह या माने तो एक हेल्पिंग वर्ब्स की तरह हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आज के चैप्टर पर और आज का जो चैप्टर है हमारा वो है डू। अब देखिए, जनरल सी चीज है, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हो और नहीं पढ़ा है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले आप अपने टेंसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपने टेंसेस को एकदम पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है और लगातार आप जो सेंटेंसेस बनाएंगे उनका एक जो मटेरियल है वो यहाँ भी आपको दिखाई देगा, उनकी झलक आपको यहाँ भी दिखाई देगी। इसलिए आप सबसे पहला जो काम करें इस क्लास को देखने से पहले, अगर आपको डू नहीं पता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों को जाकर के देखें और अगर आप नहीं देख सकते इस समय तो मैं यहाँ एक छोटा सा आपको परफॉर्मा दे देता हूं, यहाँ आपको डू के नियमों को बता देता हूं कि डू के नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। अब हम सबसे पहले डू को समझने के लिए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों को। डू को जानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानना जरूरी है। सी, दिस इज इनडेफिनिट इन प्रेजेंट। कुछ भी ऐसा जो इनडेफिनिट है प्रेजेंट में वही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे हमने कुछ वाक्य देखे हैं, जैसे वह जाता है, मैं लिखता हूं, मैं दौड़ता हूं, वह सोता है, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ाता है, मैं बोलता हूं, वह लिखता है। ये सारे के सारे जो वाक्य हैं प्रेजेंट में किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, इसको दिखाते हैं, इसको शो करते हैं, इसको फ्लॉन्ट करते हैं, इसको शो ऑफ करते हैं। जैसे मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम सोते हो, हम आते हैं, वह जाता है, वे जाते हैं, मैं लिखता हूं, तुम बोलते हो, वह गाली देता है, वह सिगरेट पीता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों का प्रयोग करते हैं। ये आपने पहले से भी पढ़ा। अब मैं आपको इसमें छोटी सी एक बात ऐड करना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हर वो काम को बोल सकते हैं जो किसी के द्वारा किया जाता है वर्तमान में। भाई, जब कोई काम किसी के द्वारा वर्तमान में किया जाता है, किया जा रहा है, ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं, किया जा रहा था ऐसी बात मैं कोई नहीं कर रहा हूं, किया जा रहा होगा मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे ये बता रहा हूं कि कोई काम वर्तमान में किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पढ़ाता हूं,
वह लिखता है, मैं दौड़ता हूं, तुम सुनते हो, वह सुनता है, वह हंसता है, मैं लिखता हूं। ये सारे के सारे वाक्यों में हम लोगों को पता लगता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। ऐसे नियमों में हम डू के नियमों का प्रयोग करते हैं। न सिर्फ डू बल्कि डज के नियमों का भी प्रयोग करते हैं। इन दोनों को ही एक साथ देख लेते हैं। नियम ये कहते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव के नियम ये कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आइए, सब्जेक्ट के साथ या तो, अभी पॉजिटिव के नियम में बता रहा हूं, या तो आप लोगों को वर्ब लेकर के आना पड़ेगा, या तो आप वर्ब लेकर के आना पड़ेगा, या फिर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लेकर के आना पड़ेगा। अब आपका सिंपल सा एक साधारण सा सवाल हो सकता है कि जी इसमें तो ना डू आया है ना डज आया है, तो आपको याद दिला दूं, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, और चाहे वो इसका तीसरा रूप डिड ही क्यों ना हो, ये या तो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में दिखाई देंगे या फिर आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दिखाई देंगे। दोबारा से मेरी बात सुनिएगा, या तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में दिखाई देंगे या फिर ये आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दिखाई देंगे। ये तीनों ही वर्ड्स आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में दिखाई नहीं देंगे। और अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो ये किसी पर प्रेशर डालने के लिए आ रहे हैं या फिर ये मेन वर्ब के तौर पे आ रहे हैं। इसको भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। अभी मैंने आपको नियम बताया कि अफर्मेटिव अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ या तो आएगी वर्ब या फिर आएगी वर्ब में एस या ईएस। अब देखें कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ में सिर्फ वर्ब आएगी और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन वर्ब्स के साथ में एस या ईएस भी जुड़ा होगा। देखिए, अगर आप आई की बात करें, अगर आप वी की बात करें, अगर आप यू की बात करें, अगर आप दे की बात करें, अगर आप और किसी प्लूरल की बात करें, तो इन सभी के साथ केवल वर्ब आएगा, केवल वर्ब आएगा। आई के साथ गो आएगा, वी के साथ गो आएगा, यू के साथ गो आएगा, दे के साथ गो आएगा, गर्ल्स बॉयज इन सब के साथ में गो आएगा। इनके अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो कोई और सिंगुलर हो, इन सभी के साथ हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ने का काम करते हैं। मैंने कहा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ या फिर किसी और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के हिसाब से। जैसे मैं सबसे पहले कहूं मैं जाता हूं, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, गर्ल्स गो, ही गोज बोलना है भाई, और वही बोलना है शी गोज, इट गोज, राहुल गोज या बॉय गोज। जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ में आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना होगा, वर्ब में आपको एस या ईएस लगाना होगा। अब यहां तक आपके ऑक्सिलरी वर्ब का जो काम है, जो डू डज या डिड के नियमों में जो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, उनका कोई रोल अभी तक नहीं है, क्योंकि इनके पॉजिटिव में ना तो डू का, ना ही डज का, ना ही डिड का प्रयोग किया जाता है। अब तो किस में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में सबसे पहले आप लेकर के आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में या तो लगाएंगे आप डू या फिर आप लगाएंगे डज। इन दोनों में से कोई भी आए उसके साथ लगाना है नॉट, और नॉट के साथ लगाना है दोस्तों वर्ब। अब ध्यान रहे, यहां वर्ब में, किसी भी वर्ब में, चाहे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। ऊपर वाले यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया था, लेकिन जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस का आपको प्रयोग नहीं करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। रिमेंबर दिस। अब जितने भी आई, वी, यू, दे प्लूरल हैं, इन सबके साथ तो डू नॉट आएगा, और जितने भी ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर है, इन सबके साथ में डज नॉट आएगा। यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इन सबके साथ में डू नॉट आएगा। ही हो, शी हो,
इट हो, नेम हो, सिंगुलर हो, इन सबके साथ में डज नॉट आएगा। अब यहां जब हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि एक वर्ब ऑक्सिलरी के तौर पर यहां आ रही है। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आ रही थी, लेकिन इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में एक वर्ब हमको यहां देखने को मिल रही है। या तो वो डू है या फिर उसका डू का दूसरा रूप है जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है। मैंने आपसे अभी एक बात कही है कि वर्ब में यहां एस या ईएस नहीं जोड़ना है। इसका कारण यह है कि भैया डू के नियमों में तो पहले से ही नहीं जोड़ रहे थे, तो वहां तो जोड़िएगा ही मत। लेकिन ही शी इट नेम के साथ में तो हम जोड़ रहे थे, तो यहां ही शी इट नेम के साथ डू में पहले से ही एस या ईएस लगा करके ही डज बना है। तो जब सेंटेंस में पहले से ही एक एस या ईएस आ चुका है तो भैया वर्ब में अलग से एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई गो, बहुत छोटा सा सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर क्रिएट हो जाए भी। और वही मैंने लिखा ही गोज, तो भैया इसमें तो एस पहले से ही नहीं आया है, तो हम इसका नेगेटिव बना देंगे आई डू नॉट गो। यहां हम लोगों को एक ऑक्सिलरी वर्ब मिल गई जो डू के रूप में आती है। नीचे वाला सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव में बनाऊं ही वाला, तो बनेगा दोस्तों ही डज नॉट, उसके बाद में गो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर यहां ही के साथ में तो वर्ब में एस लगाया था, लेकिन यहां भी तो ही है, यहां हमने वर्ब में एस क्यों नहीं लगाया है? तो आपको इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं कि बात को आप समझिएगा। जो डज वर्ड बना है वो भी तो भैया डू में एस या ईएस लगा करके ही बना है। तो हमने देखा इस सेंटेंस में पहले से ही एक ईएस जुड़ा हुआ है, और नियम यह कहता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब में एक ही बार एस लगाना दोस्तों, दूसरी बार मत लगाना। इसलिए अगर मैं यहां गोज कर देता हूं तो इस सेंटेंस में डू में एक बार एस लगा दिया और गो में दूसरी बार एस लगा दिया, और सेंटेंस हो गया दोस्तों गलत, सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। इसलिए सेंटेंस में जहां डज आया हुआ है उस सेंटेंस में दूसरा एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ही डज नॉट गो लिख दीजिएगा तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, अगर आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले आएगा या तो डू या फिर डज, या तो डू आना चाहिए या फिर डज आना चाहिए। उसके बाद में आएगा कोई भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में आएगा वर्ब, कोई एस या ईएस नहीं लगाना है भाई। लेकिन किसके साथ डू आना चाहिए और किसके साथ डज आना चाहिए, इस चीज को मैं यहां क्लैरिफाई कर चुका हूं। आई वी यू दे प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो इनके पहले लेकर के आइएगा डू, क्योंकि इनके साथ डू के नियमों का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट नेम सिंगुलर हो तो लेकर के आइएगा सबसे पहले डज, क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ डज के नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब देखने को मिलेगी वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो नहीं मिलेगी, वो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी देखने को मिलेगी, और वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दो वर्ब्स देखने को मिलते हैं ऑक्सिलरी, एक हो गया डू और एक हो गया डज। ये दो वर्ब्स आपको देखने को मिलती है ऑक्सिलरी के तौर पर। अब इनकी एक साथी तीसरी है जिसका नाम है डिड। अब इसका कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं।
इसको आप समझ लीजिएगा, इसका आप चाहे तो एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, एक हमने डू देखा, एक हमने डज देखा, और एक बच गया है जिसका नाम है दोस्तों डिड। अब डू को अगर मैं एक वर्ब मान लूं, वर्ब मान नहीं वर्ब है, तो भैया डिड जो होता है ना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। ये जो डू है वो एक फर्स्ट फॉर्म है, और जो डिड है जो डू है वो एक फर्स्ट फॉर्म है, और जो डिड है वो एक सेकंड फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है डन। डन एक थर्ड फॉर्म होती है। तो बेसिकली जब हमने डू पढ़ा, उसके बाद हमने डज पढ़ा, और क्योंकि दोनों ऑक्सिलरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो तीसरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिसका नाम है डिड। अब जो डिड नाम की वर्ब है, असल में उसका प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। असल में उसका प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक वैसे ही जैसे डू और डज का प्रयोग किया जाता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक वैसे ही डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब कैसे सेंटेंसेस इसमें आएंगे, हालांकि ये टेंसेस की बात है, लेकिन क्योंकि मैं यहां आपको ऑक्सिलरीज पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां भी बताना जरूरी है। मैं गया, वे आए, मैंने देखा, तुमने बोला, उसने पूछा, हमने बताया, वह खेला, मैंने बोला, उसने कपड़े धोए, हमने खाना बनाया, उसने खाया, तब वह गया, मैंने पूछा, वह आया। ये सारे के सारे सेंटेंसेस में जब कोई भी काम पास्ट में हुआ, जब कोई भी काम बीते समय में हुआ, तब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो नियम है वो डिड के नियम काम में आते हैं दोस्तों। आया, गया, नहाया, देखा, बोला, पढ़ा, पढ़ाया, सुना, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स अक्सर इसके अंत में आते हैं, अक्सर इनके वाक्यों के अंत में देखे जाते हैं। अब क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, तो यहां से जाहिर होता है कि भैया नियम भी हम सेकंड फॉर्म के ही सीखेंगे, और इसका यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नियम कहता है कि भैया किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आनी है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आनी है। जैसे मैंने बोला मैं गया, तो अभी गो नहीं आएगा, अभी वेंट आएगा। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ में वेंट ही आने वाला है। वह गया, ही वेंट, हम गए, वी वेंट, मैं गया, आई वेंट, वे गए, दे वेंट, लड़कियां गईं, गर्ल्स वेंट, सबके साथ में सेकंड फॉर्म ही आएगी। नियम कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अब यहां तक भी आपको ऑक्सिलरी डिड दिखाई नहीं दिया है, ठीक वैसे ही जैसे आपको डू या डज में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ना तो आपको डू दिखाई दिया था और ना ही आपको डज दिखाई दिया था, ठीक वैसे ही अफर्मेटिव में तो नहीं, यहां भी नेगेटिव में दोनों ही दिखाई दे सकते हैं। आई मीन दोनों जैसे दिखाई दिए थे, यहां ये डिड भी दिखाई देगा। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट का, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ में दोस्तों आएगी वर्ब, नो सेकंड फॉर्म। क्यों वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी? क्योंकि डिड एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का वर्ड है, डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म का वर्ड है, और एक वाक्य में एक ही सेकंड फॉर्म का आप प्रयोग कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? जी।
मैंने कहा अगर डिड किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उसमें कोई दूसरी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है और सेंटेंस में दो दो सेकंड फॉर्म्स काम नहीं करेंगी। इसलिए एक सेकंड फॉर्म आपने ले ली है डिड के रूप में, दूसरी सेकंड फॉर्म मत लेकर के आइएगा। पहले सेंटेंसेस में आएगा मैं गया वह आया, हमने देखा वह खेला, वे खेले वे आए, उन्होंने कपड़े धोए, हमने खाना खाया। हमने खाना नहीं खाया, हमने नहीं बोला, हमने नहीं देखा, वे नहीं सोए, हम नहीं गए, हमने नहीं देखा, ये सारे के सारे सेंटेंसेस डिड नॉट के साथ सिंपल वर्ब लगाने से, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बन जाएंगे भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, जहां से आपको अगली ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी में अगले सेंटेंसेस में आपको एक ये ऑक्सिलरी सेम रूप में दिखाई देगी। डिड के बाद में आएगा सब्जेक्ट, और जब डिड आया है तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी, कारण उसका मैंने आपको बता दिया कि भैया डिड आया है तो फिर डिड तो खुद ही सेकंड फॉर्म है। अब डिड आया है तो आप वर्ब लेकर के आएंगे, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आप प्रयोग करेंगे भाई। तो अब तक हम लोगों ने 3 ऑक्सिलरीज को पढ़ लिया है। ऑक्सिलरीज में से बी या बी के सारे रूप हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने कौन कौन सी ऑक्सिलरीज पढ़ ली हैं? बी या बी के सारे रूप हम लोगों ने देखे। हैव या हैव के सारे रूप हम लोगों ने देखे। डू या डू के सारे रूप हम लोगों ने देखे। और अगली क्लासेस में जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो मॉडल वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सारी मॉडल वर्ब्स को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारी की सारी मॉडल वर्ब्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कुछ जो बहुत कंफ्यूज करने वाली मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कि डेयर है और नीड है, इन सारी की सारी मॉडल वर्ब्स को भी हम लोग एक एक करके बेहतर तरीके से देखते हुए चलेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं अगली क्लास को देखने से पहले, अगर आप जरा भी मॉडल वर्ब्स में ठीक है तो आई बिलीव कि आप ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। मुझे आपको कमेंट में बताना है कि ये सेंटेंसेस में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला सेंटेंस में लिखता हूं, पहला सेंटेंस है ही डेयर टू वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस है ही डेयर्स वर्क हार्ड। तीसरा सेंटेंस है ही नीड नॉट टू वर्क हार्ड। और चौथा सेंटेंस है ही नीड नॉट वर्क हार्ड। ये 4 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। अगर आप वर्ब्स को पढ़ रहे हैं और मॉडल वर्ब जरा भी आपकी बेहतर है तो आप कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस किस भूमिका में है, आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस अपना सही सेंस देता है और कौन सा सेंटेंस अपना सही सेंस नहीं देता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में और अगली चैप्टर में अगली क्लासेस में और वर्ब्स के साथ जिनका नाम है मॉडल वर्ब्स। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट में इनका उत्तर दे सकते हैं, मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। और अगर कुछ है जो आपका सही है या कुछ बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।